Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 14 है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटीपी बजट इन ग्लाइकोलाइसिस। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस डिस्कस किया था। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में आपने कुछ जगहों पर एटीपी की फॉर्मेशन देखी थी और इसके अलावा कुछ जगहों पर एटीपी की कंजप्शन भी देखी थी। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में ये देखना चाहें कि टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए और कितने कंज्यूम हुए और उसके बाद फिर नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा, तो इसको एटीपी बजट कहा जाएगा। एटीपी बजट इन ग्लाइकोलाइसिस बनाने के लिए आपको तीन चीजों का बखूबी इल्म होना चाहिए, जो कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से आप इन इंफॉर्मेशंस को हासिल कर सकते हैं। इन इंफॉर्मेशंस में मिसाल के तौर पर नंबर 1 कि एटीपी कहां कंज्यूम हुए थे, ये आपको इल्म होना चाहिए। एटीपी कंजप्शन। नंबर 2 एटीपी प्रोडक्शन। और ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी की प्रोडक्शन दो डिफरेंट वे में होती है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी की प्रोडक्शन जो ड्यूरिंग द रिएक्शन पाथवे आपने देखी होगी, दैट एटीपी प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसके अलावा एटीपी की प्रोडक्शन केमियोस्मोटिकली भी टेक प्लेस होगी, लेकिन वो केमियोस्मोटिक इवेंट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के दौरान जो रेस्पिरेशन का आखिरी फेज होता है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उस दौरान होगा। तो इस तरह से एज अ रिजल्ट ऑफ केमियोस्मोसिस जो एटीपी प्रोड्यूस होंगे उसको भी हम यहां पर कंसिडर करेंगे। अगर जो केमियोस्मोसिस का डिटेल्ड मैकेनिज्म हम आगे चलकर अभी डिस्कस करेंगे, अभी यहां पर हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि एटीपी की प्रोडक्शन दो डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत रेस्पिरेशन में होती है। एक एज अ रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो जगहों पर ऐसा इवेंट परफॉर्म होता है, उसको हमने यहां पर एनालिसिस करना है। और इसके अलावा दूसरा एज अ रिजल्ट ऑफ केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोटिकली जो एटीपी जनरेट होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल दरअसल इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ग्लूकोज से लिबरेट होते हैं, एंड दोज इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय NAD मॉलिक्यूल। इस तरह से NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये NADH2 की प्रोडक्शन किस जगह पर होती है, ये भी हमें यहां पर पॉइंट आउट करना होगा एटीपी बजट इन ग्लाइकोलाइसिस तैयार करते हुए। तो अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस का एटीपी बजट बनाने के लिए इन तीनों इंफॉर्मेशंस को पहले कलेक्ट करना है और उसके बाद फिर फर्दर टोटल और नेट गेन ऑफ एटीपी को कैलकुलेट किया जाएगा। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि केमियोस्मोटिकली एटीपी की जनरेशन के लिए NADH में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मुमकिन बनाया जाता है आखिरी फेज के दौरान, जिसको रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये इवेंट अभी अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इन तीनों इवेंट्स को नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करना होगा और उस टेबल के अंदर इन तीनों चीजों को हम मुख्तलिफ रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा इवेंट किस रिएक्शन के अंदर परफॉर्म हुआ है। आप अगर याद करें तो रिएक्शन नंबर 1 के अंदर इन तीनों में से कौन सा इवेंट हुआ है, तो आपको याद आएगा कि एटीपी की कंजप्शन दरअसल रिएक्शन नंबर 1 में हुई है। आप साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस को रिव्यू भी करते जाएं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन नंबर 1 है, वहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल की कंजप्शन यहां रिएक्शन नंबर 1 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में शो की जाएगी। लिहाजा इस टेबल के अंदर आप रिएक्शन नंबर 1 का रेफरेंस कोड करते हुए 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की कंजप्शन को यहां पे नोट डाउन करेंगे। चूंकि बकाया इवेंट्स जैसे एटीपी प्रोडक्शन बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन या NADH प्रोडक्शन रिएक्शन नंबर 1 के अंदर नहीं हुई, तो आप इन दोनों बॉक्सेस को निल कर देंगे। उसके बाद फिर आप देखिए रिएक्शन नंबर 2, इन तीनों में से कौन सा इवेंट रिएक्शन नंबर 2 में हुआ,
तो रिएक्शन नंबर 2 में चूंकि इन तीनों में से कोई भी इवेंट नहीं हो रहा, रिएक्शन नंबर 2 एक आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, इस वजह से रिएक्शन नंबर 2 को हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए इन तीनों में से कौन सा इवेंट रिएक्शन नंबर 3 में परफॉर्म हो रहा है। तो रिएक्शन नंबर 3 में अगेन आप देख रहे हैं कि एक एटीपी मॉलिक्यूल सैक्रिफाइस हो रहा है। यहां पर भी एटीपी की कंजप्शन रिएक्शन नंबर 3 में हुई है, इस वजह से इसे भी हम यहां पर पॉइंट आउट करेंगे टेबल के अंदर। तो रिएक्शन नंबर 3 एटीपी की कंजप्शन यहां पर भी हुई है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हैज बीन कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। और चूंकि बाकी इवेंट इस रिएक्शन में नहीं हो रहे, उनको हम निल कर देंगे। उसके बाद फिर रिएक्शन नंबर 4 को मुलाहिजा करें। रिएक्शन नंबर 4 में इनमें से कोई भी इवेंट नहीं हुआ, इस वजह से इसे स्किप कर देते हैं। रिएक्शन नंबर 5 को देखिए, तो रिएक्शन नंबर 5 में भी इन तीनों में से कोई इवेंट नहीं हो रहा, इस वजह से इसे भी स्किप कर देंगे। और उसके बाद फिर आ जाता है रिएक्शन नंबर 6। तो रिएक्शन नंबर 6 में जो कि 2 दफा ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, यहां पर इस तरह से 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन नंबर 6 दरअसल एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होती है बाय मींस ऑफ NAD, और NAD यहां से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स लेकर NADH2 बन जाता है। तो इस तरह से ये NADH2 इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके यहां से रिलीज होता है। इसको यहां पर हमने इस टेबल के अंदर पॉइंट आउट करना है। तो रिएक्शन नंबर 6 का रेफरेंस हम यहां पे देंगे। एटीपी कंजप्शन चूंकि यहां पर नहीं हो रही, इस वजह से इसे निल कर देते हैं। एटीपी की प्रोडक्शन भी यहां पर नहीं हुई, इसे भी निल कर देंगे। लेकिन चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 की प्रोडक्शन यहां पे नोट डाउन कर दी जाएगी। उसके बाद फिर रिएक्शन नंबर 7 में आप देखिए, रिएक्शन नंबर 7 ये वो मौका है जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं। जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फेट ग्रुप ADP को शिफ्ट हो जाता है और ADP ये फॉस्फेट लेकर ATP बन जाता है। इस तरह से आपने देखा कि एक ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने डायरेक्टली ADP को फॉस्फेट देकर ATP फॉर्म किया है। दिस काइंड ऑफ ATP जनरेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का पहला इवेंट रिएक्शन नंबर 7 के अंदर परफॉर्म हुआ। इसको यहां पर टेबल के अंदर नोट डाउन किया जाएगा। यहां पे हम रिएक्शन नंबर 7 का रेफरेंस कोड करते हुए ATP कंजप्शन इसको निल करेंगे। ATP प्रोडक्शन बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसको नोट डाउन कर देते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, और जबकि NADH2 प्रोडक्शन उसे भी निल कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप रिएक्शन नंबर 8 को अब आप देखिए। रिएक्शन नंबर 8 में इन तीनों में से कोई इवेंट नहीं हुआ, इसको स्किप कर देंगे। रिएक्शन नंबर 9 में भी इन तीनों में से कोई इवेंट नहीं हो रहा, इसे भी स्किप कर देंगे। और उसके बाद फिर रिएक्शन नंबर 10, तो रिएक्शन नंबर 10 में अगेन एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इवेंट के जरिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉस्फेट ADP को मिल जाता है, और ADP ये फॉस्फेट लेकर ATP बन जाता है। चूंकि ये 2 दफा रिएक्शन परफॉर्म होता है, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इस जगह प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये ATP मॉलिक्यूल्स भी हम इस अकाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो रिएक्शन नंबर 10 का हमने रेफरेंस कोड किया। ATP कंजप्शन निल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये नोट डाउन कर देंगे हम, और NADH2 प्रोडक्शन इसे भी निल कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो अब समरी तैयार हुई है, इसका अगर हम टोटल करें तो ये टोटल हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि टोटल ATP जो कंज्यूम हुए वो 2 है, और टोटल ATP एज अ रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्रू आउट द पाथवे वो 4 है, और NADH2 की प्रोडक्शन जो यहां पर हुई है वो दरअसल 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से आपने ये ATP बजट इन ग्लाइकोलाइसिस के सिलसिले में ये जो बुनियादी इंफॉर्मेशन थी ये कलेक्ट कर ली है। अभी ATP बजट इन ग्लाइकोलाइसिस को तैयार करने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स के ऊपर नजर रखनी है। वो फैक्ट्स क्या हैं? वो फैक्ट्स ये हैं कि ये NADH2 मॉलिक्यूल्स जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स दरअसल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। ये मॉलिक्यूल्स दरअसल साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, और इन मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन दरअसल रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है, और जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तब इनसे ATP रिलीज होंगे, और वो ATP भी ग्लाइकोलाइसिस के अकाउंट में ऐड किए जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास टोटल और नेट गेन ऑफ ATPs की फिगर्स फाइनल होंगी। लेकिन यहां पर
एक बात जो समझने वाली है वो ये कि ये NADH2 मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए और साइटोसोल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, इनको रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। अगर तो यूकैरियोटिक सेल है फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि सेल मेम्ब्रेन के जरिए परफॉर्म होती है, तो ऐसी सूरत में माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होने वाले 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को चले जाएंगे विदाउट एनी अदर इवेंट। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल आप देखेंगे कि ये 2 मॉलिक्यूल्स जो NADH2 के यहां पर प्रोड्यूस हुए हैं, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने लगते हैं तो उस वक्त क्या होता है, इस बात को यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। एक्चुअली होता यह है कि जब ये 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस होकर साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने लगते हैं, तो उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री पर इन मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है एक कंपाउंड के साथ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री पर मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में ये मॉलिक्यूल मौजूद होता है। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर NADH2 का इस्तेकबाल करता है। NADH2 जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद थे, ये साइटोप्लाज्म का एरिया आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि ये आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाई है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इसके दरमियान ये स्पेस, जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जगह है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म से आने वाले ये NADH2 मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट NADH2 मॉलिक्यूल से इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद रिड्यूस हो जाता है और ये एक रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट कहा जाता है। जबकि NADH2 मॉलिक्यूल अपने इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके खुद ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा, दैट इज NAD+। अब ये जो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रोड्यूस हुआ था, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को क्रॉस करते हुए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर एक और एंजाइम के साथ ये रिएक्ट करते हैं। ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट एक और एंजाइम के जरिए जिसे ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहा जाता है, इस एंजाइम के जरिए ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट के ये इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जो कि ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट ने एक्चुअली गेन किए थे फ्रॉम NADH2, अब ये इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट से with the help of glycerol 3 phosphate dehydrogenase enzyme इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया जाएगा टू द FAD। तो FAD इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद FADH2 बन जाता है, जबकि ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके दोबारा से ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर दोबारा से एक नए NADH2 के साथ जाकर इंटरेक्ट करेगा और इस तरह से उसको भी ये ऑक्सीडाइज करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डोनेट करेगा FAD को और फिर दोबारा FADH2 बनेगा। तो इस तरह से जितने भी ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होने वाले NADH2 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने लगते हैं तो वो इस तरह इस पाथवे के जरिए वो दरअसल FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में आप ये देख लें कि NADH2 मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए थे, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद थे, माइटोकॉन्ड्रिया में दरअसल वो दाखिल नहीं हो पाते, वो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए दरअसल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू FADH2। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, जबकि ये खुद NADH2 मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं पहुंच पाते। ये जो पूरा पाथवे आपने देखा ना, इसको ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल कहा जाता है। ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल। अगरचे ये टॉपिक आपके बुक के अंदर मौजूद नहीं है कि ये किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होने वाले NADH2 मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हैं, इस चीज को यहां पर स्किप किया हुआ है। इस चीज को बहुत ही ब्रीफली बुक के अंदर जहां पर ATP बजट इन होल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एक्सप्लेन किया, वहां पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है।
लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये डिफरेंस कैसे आया, एटीपी प्रोडक्शन को फाइनली कैलकुलेट करने के लिए आपको इस इवेंट का इल्म होना जरूरी है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि किस तरह से टोटल और नेट गेन ऑफ एटीपी कैलकुलेट किया जाता है। इस इवेंट की वजह से ग्लाइकोलाइसिस के एटीपी बजट के ऊपर फर्क पड़ता है। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जहां पर ये ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट शटल मौजूद नहीं होती और वहां पर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जो कि NADH2 मॉलिक्यूल्स को अंदर अपटेक करवा देती है और अंदर अपटेक होने के बाद NADH2 मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंच जाते हैं। जैसा कि हमारे हार्ट मसल के सेल्स इस तरह के हैं जहां पर इनको माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने के लिए इस तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होना पड़ेगा, बल्कि एक चैनल प्रोटीन के जरिए NADH2 मॉलिक्यूल्स अंदर दाखिल हो जाएंगे। अदरवाइज बाकी जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं सच एज लिवर सेल्स या मसल सेल्स, तो वहां पर NADH2 मॉलिक्यूल्स को लाजमी तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए FADH2 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब इफेक्ट क्या आएगा? इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इफेक्ट ये आएगा कि एक NADH2 मॉलिक्यूल अगर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर अगर ऑक्सीडाइज होता, तो ऐसी सूरत में एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP मिलने थे। लेकिन अब चूंकि ये ट्रांसफॉर्म हो गए FADH2 में, और FADH2 की फॉर्म में जब ऑक्सीडेशन होती है तो ATP की यील्ड पहले से कम हो जाती है। 2 ATPs आमतौर पर प्रोड्यूस होते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। ऐसा क्यों होता है? रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH2 से 3 ATP क्यों मिलते हैं और FADH2 की ऑक्सीडेशन से 2 ATP क्यों मिलते हैं? ये हम अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखेंगे कि किस तरह से NADH2 और FADH2 का ATP प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल डिफर करता है। वहां पर किस तरह से ये डिफरेंट नंबर ऑफ ATP इनके जरिए हासिल होंगे, ये हम आगे चलकर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल आप ये बात याद रखिए कि एक NADH2 मॉलिक्यूल ये 3 ATPs के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाएगा और 1 FADH2 मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू 2 ATP मॉलिक्यूल। तो अब इन इवेंट्स को आप माइंड में रखते हुए ATP बजट को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आपने पॉइंट याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी परफॉर्म होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर ये ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म हो तो इस ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस होने वाले NADH2 मॉलिक्यूल वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो अगला इवेंट होता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद का इवेंट, जिसमें एक रिडक्शन इवेंट इन्वॉल्व है दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशंस में, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। दोनों केसेस में आगे एक रिडक्शन इवेंट आता है। जैसे आप ये डायग्राम में देखिए कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इन दोनों में ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस होने वाले NADH2 मॉलिक्यूल रिडक्शन फेज के दौरान दोबारा से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पायरुवेट को रिड्यूस करने के लिए या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इस एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डोनेट कर देंगे, और इस तरह से ये दोनों NADH2 मॉलिक्यूल यहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में खर्च हो जाते हैं दोबारा से, और इनसे ATP हासिल नहीं हो पाते। तो लिहाजा आपने ये याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म हो तो तब आप NADH2 से हासिल होने वाले ATP जिस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में आप उसको काउंट कर रहे थे, इसे आप काउंट नहीं करेंगे। लिहाजा ये जो ATP बजट है ग्लाइकोलाइसिस का डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये डिफर करता है। डिफरेंट कंडीशंस में ये किस तरह डिफर करता है, इस बात को हम यहां पर समराइज करते हैं, और इन तमाम सिचुएशंस को जो अभी आपको बयान किए इनको माइंड में रखते हुए हम यहां पर ये ATP बजट को पॉइंट आउट करते हैं। अब आप देखिए ATP बजट को बनाने के लिए आपको इस तरह से अब एक टेबल ड्रॉ करना है, और इस टेबल के अंदर आपने डिफरेंट सिचुएशंस या प्रोसेसेस को यहां पे एनालाइज करना है। टोटल गेन ऑफ ATP को आप यहां पे पॉइंट आउट करेंगे जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से और केमी ऑस्मोटिकली जनरेट हुए होंगे। इसके अलावा ATP की कंजप्शन को पॉइंट आउट करेंगे और फिर कंजप्शन को माइनस करके टोटल में से आप नेट गेन ऑफ ATP को कैलकुलेट कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर आप देखिए कि अगर ये ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में NADH2 मॉलिक्यूल चूंकि दोबारा से यूटिलाइज हो जाते हैं, उनसे कोई एटीपी हासिल नहीं होता, लिहाजा यहां पर जो टोटल गेन ऑफ एटीपी है वो 4 कहलाएगा। ये 4 वही हैं जो रिएक्शन नंबर 7 और 10 के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूस हुए थे, और इनमें से 2 एटीपी चूंकि कंज्यूम भी हुए थे रिएक्शन नंबर 1 एंड 3 में, उनको यहां पे हम पॉइंट आउट करेंगे, और इन कंजप्शन को जब हम माइनस करते हैं टोटल गेन में से तो हमारे पास नेट गेन ऑफ एटीपी सिर्फ 2 रह जाता है। लिहाजा जब भी आपसे ग्लाइकोलिसिस में जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हुआ हो, उसमें आपसे अगर टोटल गेन ऑफ एटीपी पूछा जाए कि कितना टोटल गेन ऑफ एटीपी है तो 4, और नेट गेन पूछा जाए तो 2 आंसर किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि अगर ये ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हो रहा है और वो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट्स में हो रही है जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, लिहाजा वहां क्या होगा, वहां पर टोटल गेन ऑफ एटीपी 10 हो जाएंगे। ये 10 किस तरह से हुए, 4 तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से प्रोड्यूस हुए होंगे रिएक्शन नंबर 7 और 10 के अंदर। इसके अलावा रिमेनिंग 6 एटीपी हम यहां पर ऐड करेंगे जो कि NADH2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से हासिल होंगे। अब यहां पर चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लिहाजा NADH2 को FADH2 में यहां पर चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपको मैंने बयान किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए वो चेंज हो जाते हैं, लिहाजा यहां पर NADH2 अपने फुल पोटेंशियल के तहत 3 एटीपी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से 2 NADH2 से 6 एटीपी और 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से, तो टोटल मिलाकर ये हो गए 10 एटीपी। तो टोटल गेन ऑफ एटीपी इस केस में आप 10 कंसिडर करेंगे। एज यूजुअल 2 एटीपीज की कंजप्शन यहां पे दिखाई जाएगी, वही रिएक्शन नंबर 1 और 3 में, और इन कंजप्शन को जब आप इधर से माइनस करते हैं तो आपके पास नेट गेन ऑफ एटीपी 8 आ जाता है। तो आपने इन दोनों फिगर्स को याद रखना है कि इफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स देन टोटल गेन ऑफ एटीपी विल बी 10 एंड नेट गेन ऑफ एटीपी विल बी 8। सिमिलरली अगर ये ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन किसी यूकैरियोट में परफॉर्म हो, और स्पेशली कौन से यूकैरियोट में, जैसे आपको मैंने ह्यूमन में बताया कि मसल सेल्स में या फिर लिवर सेल्स के अंदर, वहां पर चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए NADH2 की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इनटू FADH2, लिहाजा वहां पर इनका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो अब FADH2 की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक FADH2 का मॉलिक्यूल चूंकि 2 एटीपी के इक्विवेलेंट है, लिहाजा 2 FADH2 मॉलिक्यूल, इनसे 4 एटीपी हासिल हो सकेंगे। इस तरह से ये 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स FADH2 से जो मिलेंगे और 4 एटीपी जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए रिएक्शन नंबर 7 और 10 के अंदर जनरेट हुए थे, तो ये दोनों मिलकर टोटल गेन ऑफ एटीपी 8 बनाएंगे। इसमें से एज यूजुअल जो 2 एटीपीज की कंजप्शन है उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट गेन ऑफ एटीपी आता है इस केस में वो 6 है। लिहाजा अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोट ये कितने टोटल एटीपी प्रोवाइड करता है, तो एटीपी टोटल जो यहां से प्रोवाइड होंगे वो 8 होंगे। एंड व्हाट अबाउट द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोट्स, तो वो आपके पास 6 फिगर बनता है यहां पर। इस तरह से आपने एटीपी बजट को इन डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कंसिडर करना है। उम्मीद है कि आज के टॉपिक के अंदर आपको ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी बजट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एटीपी की प्रोडक्शन इस तरह से डिफर करती है। आज का लेक्चर हम यहां पर खत्म करते हैं और उसके बाद अगले लेक्चर में नेक्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.